परछाई एपिसोड 129। अब आगे कुछ ही देर में सुहानी को होश आने लगता है। उसे होश में आते देख सिद्धार्थ अपने पास्ट की यादों से बाहर आ जाता है। सुहानी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे वो जगह अनजान सी लगती है। सुहानी बेड पर लेटे हुए ही उस कमरे को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके पास बैठे सिद्धार्थ पर जाती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ को वहां देखकर सुहानी घबरा जाती है और फौरन उठकर बैठ जाती है। सुहानी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और सिद्धार्थ उसके पास क्या कर रहा है। सुहानी को याद था कि वो रात में युवराज के कमरे में सोई थी, लेकिन ये जगह तो युवराज का घर नहीं था। सिद्धार्थ सुहानी के चेहरे से उसके बाल को हटाते हुए कहता है, तो उठ गई तुम, मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। सुहानी सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? सिद्धार्थ सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सुहानी पीछे हटते हुए कहती है, क्यों? सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब क्या मुझे ये भी बताने की ज़रूरत है? ये कहते हुए सिद्धार्थ सुहानी को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। सुहानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, वो सुहानी के साथ बदतमीजी करने लगता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बेड पर धकेल देती है और वहां से भागने लगती है। बेड से उतरकर सुहानी दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। सुहानी के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। सुहानी बार बार उस दरवाजे को पीटते हुए किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठे ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो फिर से सुहानी के पास जाकर उसे खुद के करीब लाने की कोशिश करने लगता है और सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिद्धार्थ की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाज़ा टूटता है। ये आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ का ध्यान सुहानी से हटकर उस दरवाजे की तरफ जाता है। सिद्धार्थ और सुहानी दोनों को लगता है कि शायद युवराज वहां आ चुका है। दोनों उस दरवाजे की तरफ ही देख रहे होते हैं, तभी उस दरवाजे से दृष्टा अंदर आती है। दृष्टा को देखकर सुहानी अपनी जगह पर जम जाती है। डर की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुहानी ने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक इंसान नहीं देखा था। दृष्टा को देखकर सिद्धार्थ भी काफी घबरा जाता है। उसे पता था कि दृष्टा अब क्या करने वाली है। दृष्टा तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सुहानी के पास आते ही सिद्धार्थ सुहानी के सामने खड़े होकर दृष्टा से कहता है, ये मेरी है। दृष्टा सिद्धार्थ की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और एक पल में उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने रास्ते से हटा देती है। सिद्धार्थ सुहानी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो अब दृष्टा को नहीं रोक सकता। दृष्टा अब सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो सुहानी की तरफ बढ़ रही थी, सुहानी की आंखों में खौफ भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में दृष्टा सुहानी के पास आकर उसे जोर से धक्का देती है, जिससे सुहानी जमीन पर गिर जाती है। सुहानी के गिरने के बाद दृष्टा उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पैने नाखून उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। दृष्टा उन्हीं नाखूनों से लोगों को मारकर उनका मांस खाती थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए छटपटा रही थी, लेकिन वो दृष्टा की पकड़ से नहीं छूट पा रही थी। दृष्टा को सुहानी को इस तरह से तड़पते देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपने नाखूनों से सुहानी के शरीर पर खरोच के निशान बना रही थी और सुहानी दर्द से लगातार चीखे जा रही थी। कुछ ही पलों में दृष्टा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे देखकर समझ आ रहा था कि अब उसे वहां किसी के आने का एहसास हो चुका है। तभी युवराज वहां आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी नज़र सुहानी और दृष्टा पर जाती है। उसे इस तरह से सुहानी को टॉर्चर करते देख युवराज का खून खौल जाता है। उसके बाद ही उसकी नज़र पास खड़े सिद्धार्थ पर जाती है। सिद्धार्थ भी युवराज को ही देख रहा था। युवराज को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
सिद्धार्थ सोचता है कि आज दृष्टा युवराज को खत्म कर देगी और वो युवराज का इस्तेमाल करके उस शरीर को पूरी तरह से अपना लेगा। युवराज गुस्से से सुहानी के ऊपर बैठी दृष्टा की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। युवराज के साथ अक्सर ऐसा तब होता था जब वो बहुत गुस्सा या बहुत बेचैन होता था, लेकिन आज उसके मन में ये दोनों फीलिंग्स अपने पीक पर थी। सिद्धार्थ अब बस युवराज के मरने का ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे एक शानदार फाइट देखने की एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। दृष्टा के पास पहुंचते ही युवराज उसके बाल पकड़कर उसे सुहानी से अलग करता है और उसका सर अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पर मार देता है। उसके ऐसा करने पर उस कमरे की दीवार टूट जाता है और दृष्टा उसमें फंस जाती है। युवराज ने वहां आते ही ये सब इतनी तेजी से किया था कि दृष्टा और सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। दृष्टा की ये हालत देखकर सिद्धार्थ दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने फिर से युवराज को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसे एहसास होता है कि उसकी शर्ट युवराज की मजबूत पकड़ में आ चुकी है। अब डर से सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे थे। युवराज सिद्धार्थ को पलटकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद वो एक हाथ से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर लगातार उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है। सिद्धार्थ को मारते हुए युवराज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद युवराज सिद्धार्थ का एक हाथ अपने हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके हाथ को मारकर सिद्धार्थ का हाथ तोड़ देता है। अगले ही पल युवराज सिद्धार्थ के दूसरे हाथ के साथ भी यही करता है। सुहानी वहीं कोने पर सिमटकर बैठे युवराज के इस भयानक रूप को देख रही थी। इससे पहले सुहानी ने युवराज को इतना अग्रेसिव होते कभी नहीं देखा था। सुहानी को अब सिद्धार्थ और दृष्टा से ज्यादा युवराज से डर लग रहा था। युवराज सिद्धार्थ का गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। इसके बाद वो अपनी लाल आंखों से सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगता है। सिद्धार्थ को युवराज की गुस्से से भरी लाल आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। युवराज के इस तरह से देखने पर सिद्धार्थ दर्द से चीखने लगता है। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुहानी अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। तभी वहां अर्नव और समायरा आते हैं। वहां आते ही उनकी नज़र युवराज पर पड़ती है। उसे देखते ही अर्नव सिद्धार्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। समायरा युवराज और सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, सिद्धार्थ पहले ही मर चुका है। ये सुनकर अर्नव को सारी बातें फिर से याद आ जाती है और वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। कुछ देर तक सिद्धार्थ की आवाज़ उस कमरे में गूंजती है और फिर उसका शरीर बेजान हो जाता है। अब उस लड़के की आत्मा सिद्धार्थ के शरीर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसे मारने के बाद युवराज की नज़र दृष्टा पर जाती है। दृष्टा के सर पर बहुत चोट लगी थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर मारा था। अगर दृष्टा की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो युवराज के उस वार से उसी वक्त मर जाता। सिद्धार्थ को मारने के बाद युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिसे समायरा बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। उसे इस वक्त युवराज के अंदर दृष्टा की तरह ही एक आदमखोर जानवर दिखाई दे रहा था, जो आज किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था। युवराज ने कभी ना किसी की जान ली थी और ना ही किसी लड़की पर हाथ उठाया था, लेकिन आज उसने गुस्से में वो दोनों काम कर लिया था। युवराज दृष्टा की गर्दन पकड़ता है और उसे भी सिद्धार्थ की तरह दीवार से सटा देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। दृष्टा युवराज की पकड़ में ठीक उसी तरह से छटपटा रही थी, जैसे दृष्टा की पकड़ में सुहानी छटपटा रही थी। जिंदगी में पहली बार आज दृष्टा को किसी से डर लग रहा था। अर्नव इस वक्त असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त युवराज को रोके या नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ मर चुका था, लेकिन दृष्टा एक जिंदा इंसान थी। एक पुलिस अफसर होने के नाते उसकी ड्यूटी थी कि वो दृष्टा की जान बचाए।
लेकिन अर्नव ये भी जानता था कि दृष्टा शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका सामना सिर्फ युवराज कर सकता था। अर्नव को अच्छे से याद था कि दृष्टा ने समायरा का क्या हाल किया था, इसलिए वो युवराज को ना रोकने का डिसीजन लेता है। युवराज को इस तरह से देखकर समायरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही देर में उस कमरे में दृष्टा के चीखने की आवाज आती है। युवराज अभी भी दृष्टा की आंखों में ही देख रहा था, जिससे दृष्टा के सभी उंगलियों के नाखूनों से खून बहने लगता है। इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में दृष्टा के सभी उंगलियों से नाखून उखड़ जाते हैं। ये सब कुछ इतना भयानक था कि अर्नव और सुहानी ये देख नहीं पा रहे थे। दृष्टा का कोई मंत्र, कोई जादू युवराज पर असर नहीं कर रहा था। अब युवराज दृष्टा को भी मारने वाला था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था, जब दृष्टा सुहानी के ऊपर बैठकर उस पर अपने नाखून चला रही थी। और ये याद करते हुए युवराज अपने आपे से बाहर होते जा रहा था। सुहानी को अब युवराज की चिंता होने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर अब युवराज को रोका नहीं गया तो फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो फौरन उठकर युवराज के पास जाती है और उसे पीछे से टाइटली हग कर लेती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज का ध्यान टूटता है और उसे एहसास होता है कि उस कमरे में सुहानी भी है, जो उसे इस तरह से देखकर डर रही होगी। युवराज अब पहले से शांत होने लगता है और उसकी आंखें अब नॉर्मल हो जाती है। युवराज दृष्टा को जमीन में फेंकते हुए सुहानी की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सुहानी को गले लगाते ही युवराज का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसका सारा गुस्सा, सारी बेचैनी बस एक पल में खत्म हो जाती है। युवराज आज सुहानी के लिए बहुत ज्यादा डर गया था। ये देखकर अर्नव भी एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, युवराज ने उसकी जान नहीं ली। अर्नव की बात सुनकर समायरा गुस्से से कहती है, लगता है अब ये काम मुझे ही करना होगा। ये कहकर समायरा दृष्टा के पास जाने लगती है। अर्नव ये देखकर हैरान रह जाता है। वो एक नॉर्मल इंसान था और किसी को मरते देखना एक आम इंसान की तरह उसे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज वो अपने एथिक्स और रियलिटी के बीच में बुरी तरह से फंस गया था। इधर दृष्टा जमीन पर पड़ी हुई थी और समायरा उसके पास ही खड़ी थी। समायरा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ पर एक लाल रोशनी आ जाती है। उस लाल रोशनी को देखकर दृष्टा समझ जाती है कि अब समायरा उसके साथ क्या करने वाली है। दृष्टा गुस्से में समायरा से कहती है, आखिर तू भी उस रक्षा की तरह हैवान बन गई। समायरा भी गुस्से में कहती है, ना मैं हैवान हूँ और ना माँ थी। हैवान सिर्फ तुम हो, तुमने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा था। समायरा की बात सुनकर दृष्टा कहती है, क्या तू जानती है कि उस रात में रक्षा को क्यों मारना चाहती थी? समायरा कहती है, क्योंकि तुम शक्तियों के लिए पागल हो चुकी हो। दृष्टा कहती है, शक्तियों के लिए मैं नहीं, तुम्हारी माँ रक्षा पागल थी। वो उस रात मुझे मारना चाहती थी। समायरा गुस्से में कहती है, झूठ मत बोलो, माँ तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? दृष्टा कहती है, क्योंकि उसे मेरी शक्तियाँ चाहिए थी। शक्तियों के लिए वो पहले मेरे बाप के पास गई और फिर तेरे बाप के पास। उसने हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि वो अंत में हमें मार सके। समायरा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मुझसे झूठ मत बोलो। दृष्टा गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, तू अच्छे से जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे हैरानी है कि इतने सालों तक रक्षा के साथ रहने के बाद भी तू अब तक जिंदा कैसे है। और अगर तुझे लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझसे झूठ बोल रही हूँ, तो मैं खुद कहती हूँ कि मुझे मार दे। अगर मैं आज जिंदा बच गई तो तू नहीं बचेगी। दृष्टा की बात पूरी होते ही समायरा की नज़र युवराज पर जाती है, जो सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए उसे ही देख रहा था। युवराज की आंखें देखकर समायरा समझ जाती है कि वो भी रक्षा के बारे में वही सोचता था जो दृष्टा कह रही है। इसके फौरन बाद समायरा को उस रात की बात याद आ जाती है, जब उस लड़के ने रक्षा से कहा था कि समायरा रक्षा का शिकार है। समायरा यही सब सोचते हुए बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। उसने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मां पर किया था और आज वो भरोसा डगमगाने लगा था।
समायरा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मौके का फायदा उठाकर दृष्टा वहां से चली जाती है। इस बार युवराज भी उसे जाने से नहीं रोकता और अर्नव के उसको रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समायरा युवराज के पास जाती है और उससे कहती है, उस दिन हॉस्पिटल में मुझे किसने जान से मारने की कोशिश की थी। समायरा के इस सवाल का युवराज कोई जवाब नहीं देता और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहता है। लेकिन समायरा के इस सवाल से सुहानी के चेहरे पर कुछ भाव आने लगते हैं, जिसे समायरा समझ जाती है। वो फौरन अर्नव के पास जाती है और अपने फ़ोन पर रक्षा की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? अर्नव वो तस्वीर देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब उसे सारी बातें समझ आने लगी थी। अर्नव युवराज की तरफ देखने लगता है। अर्नव का ये बर्ताव देखकर समायरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अर्नव से कहती है, मैंने पूछा, क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? अर्नव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये वही है जो उस रात हॉस्पिटल में तुम्हें मारने आई थी। एपिसोड 130। अब आगे। अर्नव का जवाब सुनकर समायरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक अर्नव को देखने लगती है और कुछ ही पलों में उन आंखों में आंसू आ जाते हैं। समायरा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। कुछ देर में समायरा खुद को संभालते हुए अर्नव से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? अर्नव समायरा की हालत को अच्छे से समझ रहा था। दृष्टा की बात सुनकर वो जान गया था कि वो औरत समायरा की माँ ही थी, जो उस दिन समायरा को मारने आई थी। समायरा को खुद पर भरोसा ना करते देख अर्नव कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के उस कमरे का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। ये औरत वही है जो तुम्हें मारना चाहती थी। उस दिन जब मैं उस कमरे में गया तो उसने मुझ पर भी अटैक किया था। समायरा अब किसी मूर्ति की तरह अर्नव को एकटक देखते हुए खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे पता चला था कि आज तक जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानती आई थी, वही उसकी जान लेना चाहती थी। अर्नव को पता था कि ये सब जानकर समायरा को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो ये भी चाहता था कि समायरा को सारा सच पता हो। युवराज और सुहानी पास खड़े ये सब देख रहे थे। युवराज ने अभी तक सुहानी को अपनी बाहों से आज़ाद नहीं किया था। अब वो सुहानी को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करना चाहता था। ये सब देखकर युवराज समझ गया था कि इस वक्त उसे अर्नव और समायरा को एक दूसरे के साथ ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अर्नव ही समायरा को इस हालत में हैंडल कर सकता है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। सुहानी भी बिना कुछ कहे युवराज के साथ जाने लगती है। जैसे ही युवराज उस घर से बाहर निकलता है, वहां कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ रॉबिन खड़ा होता है। इस वक्त उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि उसके रहते हुए सुहानी को किसी ने घर से किडनैप कर लिया था। लेकिन युवराज बॉडीगार्ड्स पर अपना गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि वो जानता था कि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। युवराज रॉबिन के पास जाकर कहता है, जब एस.पी. सिंह और समायरा बाहर आ जाएं, तो अंदर पड़ी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना। युवराज की बात सुनकर रॉबिन शॉक्ड रह जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या युवराज सर ने किसी का मर्डर कर दिया? रॉबिन जानता था कि युवराज ने आज तक किसी की जान नहीं ली है। ये पहली बार था जब युवराज उसे ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा था। रॉबिन युवराज से बिना कोई सवाल किए कहता है, ओके सर। ये सुनकर युवराज सुहानी को लेकर वहां से चला जाता है। युवराज और सुहानी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। युवराज ने अभी भी अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ से वो कार की स्टीयरिंग संभाल रहा था। सुहानी बीच बीच में युवराज को देख रही थी। उसे अभी भी युवराज से काफी डर लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब युवराज बेदर्दी से सिद्धार्थ और दृष्टा को टॉर्चर कर रहा था। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, युवराज सर। युवराज सामने देखते हुए कहता है, हम। सुहानी कहती है, हम अर्नव सर और समायरा को वहां छोड़कर क्यों आ गए? अगर दृष्टा फिर से वहां आ गई तो? युवराज कहता है, वो नहीं आएगी। सुहानी कहती है, आप ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं?
युवराज कहता है, तुम्हें याद है कि एक तांत्रिक की शक्तियाँ किस में होती है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, उसकी उंगलियों में। युवराज आगे कहता है, दृष्टा की उंगलियां इस वक्त बहुत डैमेज हो चुकी है, मतलब अभी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए वो समायरा के पास वापस जाने की गलती नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो समायरा उसे संभाल लेगी। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी उसके करीब जाकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज उसके सर पर एक किस कर देता है। इधर युवराज और सुहानी के जाने के बाद भी समायरा और अर्नव वहीं खड़े रहते हैं। समायरा अभी भी शॉक में थी। समायरा को इस तरह से देखकर अर्नव से रहा नहीं जाता और वो फौरन आगे बढ़कर समायरा को गले से लगा लेता है। अर्नव के ऐसा करने पर समायरा, जो अब तक खामोश थी, वो फूट-फूट कर रोने लगती है। अर्नव फिर से समायरा को शांत कराने की कोशिश नहीं करता, वो चाहता था कि समायरा रोकर अपने मन का सारा बोझ हल्का कर दे। वो बस उसे अपनी बाहों में लिए उसकी पीठ सहला रहा था। सिर्फ अर्नव ही था जिसके सामने समायरा कमज़ोर हो सकती थी। उसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था कि समायरा इस तरह से रो भी सकती है। कुछ देर तक अर्नव की बाहों में रोने के बाद समायरा को होश आता है। उसे एहसास होता है कि वो कब से अर्नव की बाहों में है। वो धीरे धीरे अर्नव से अलग हो जाती है। अर्नव से अलग होने के बाद समायरा एक नज़र अर्नव की तरफ देखती है। अर्नव भी उसे ही देख रहा था। ये देखकर समायरा अपनी नज़र उससे हटा लेती है। एक बार फिर वो अर्नव को फेस नहीं कर पा रही थी। समायरा को अनकंफर्टेबल होते देख अर्नव कहता है, घर चलें। समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अर्नव समायरा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर जाने लगता है। समायरा ये देखकर थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन वो अपना हाथ अर्नव से नहीं छुड़ाती। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगती है। अर्नव और समायरा के वहां से जाने के बाद रॉबिन अंदर जाता है। अंदर जाकर उसकी नज़र सिद्धार्थ की डेड बॉडी पर पड़ती है। उसे देखकर रॉबिन और उसके साथ खड़े लोगों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगते हैं। वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिस्पोज हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस इंसान की मौत अभी अभी हुई हो। सिद्धार्थ की मौत कई महीने पहले ही हो चुकी थी और उसके शरीर में उस लड़के की आत्मा थी, जो उस शरीर को जिंदा रखने के लिए लोगों की जान लेता था। जैसे ही उस लड़के की आत्मा सिद्धार्थ के शरीर से बाहर निकली थी, वो बॉडी बहुत तेज़ी से डिस्पोज होने लगी थी। बहुत मुश्किल से रॉबिन और उसकी टीम मिलकर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। इधर युवराज और सुहानी अब अपने घर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर आते ही युवराज फिर से बिना कुछ कहे सुहानी को हग कर लेता है। सुहानी युवराज के अंदर की बेचैनी अच्छे से समझ पा रही थी। उसे हर दिन युवराज के मन में अपने लिए बढ़ता हुआ प्यार साफ दिखाई दे रहा था। युवराज सुहानी को हग किए हुए कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी कहती है, क्यों? युवराज कहता है, इसकी दो वजह है। पहली ये कि मैं तुमको सेफ नहीं रख पाया। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं सिर्फ आपकी वजह से सेफ हूँ। युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, और दूसरी वजह क्या है? युवराज सुहानी से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें बहुत डरा दिया। इस बार सुहानी खामोश होकर युवराज के चेहरे को ही देखती रहती है। युवराज आगे कहता है, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की वजह से आज मैं तुम्हें खोने ही वाला था, और ये सोचते हुए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सुहानी, आई लव यू सो मच, और अब मैं अपनी लाइफ का एक सेकंड भी तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की आंखें नम हो जाती है। युवराज अपने इमोशंस ज़्यादातर एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो अपने दिल की बातें सुहानी से साफ साफ कह रहा था। ये सुनकर सुहानी युवराज का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, आपको मेरे बिना अपनी लाइफ इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है।
चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुहानी की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो सुहानी की आंखों में झांकते हुए कहता है, अच्छा। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, और मैं चला गया तो? सुहानी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तो मैं आपको वापस ले आऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी। सुहानी कहती है, युवराज कहता है, कैन आई किस यू? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी एक नज़र उसके चेहरे को देखती है और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। उसने युवराज से इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो युवराज से क्या कहे। सुहानी का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ये देखते हुए युवराज सुहानी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी और युवराज का चेहरा एकदम करीब आ जाता है। युवराज की नज़रें इस वक्त सुहानी के चेहरे पर थी और सुहानी की नज़रें झुकी हुई थी। युवराज ने अपने एक हाथ से सुहानी की कमर को पकड़ रखा था, वो अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को होल्ड कर लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवराज सुहानी को ही देख रहा होता है। युवराज का एक एक मूव सुहानी की हार्ट बीट बढ़ाते जा रहा था। अभी उन दोनों का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। युवराज सुहानी का चेहरा अपने हाथ में लिए हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इतना करीब कि सुहानी युवराज की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। जैसे ही युवराज आगे बढ़ने वाला होता है, उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनते ही सुहानी चमककर अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज भी उस आवाज़ से डिस्टर्ब होकर सुहानी से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन अभी भी उसने सुहानी की कमर को पकड़ा हुआ था। सुहानी बिना युवराज की तरफ देखे खुद को उससे अलग करती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। युवराज इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। सुहानी फौरन जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही निशा कमरे के अंदर आकर सुहानी को जोर से हग कर लेती है। निशा के पीछे विवेक भी कमरे के अंदर आ जाता है। उन दोनों को वहां देखकर युवराज धीरे से कहता है, ग्रेट टाइमिंग। युवराज इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन गुस्सा नहीं था। वो जानता था कि निशा और विवेक को भी सुहानी की बहुत फिक्र थी। युवराज ने सुहानी के साथ साथ निशा और विवेक को भी सुहानी की फैमिली मानकर एक्सेप्ट कर लिया था। निशा सुहानी से अलग होकर कहती है, सुहानी, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? निशा के सवाल का जवाब देने के लिए सुहानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विवेक कहता है, सुहानी, सिद्धार्थ ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? सुहानी विवेक और निशा का हाथ पकड़कर दोनों को समझाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगी है। निशा सुहानी का हाथ पकड़कर कहती है, तू चल, मुझे तुझसे बात करनी है। ये कहकर निशा सुहानी को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। विवेक भी उन दोनों के पीछे उस कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज ये सब देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। रात हो चुकी थी। समायरा अपने कमरे की खिड़की पर बैठे बाहर की तरफ देख रही थी। आज समायरा बहुत उदास थी। उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि रक्षा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। समायरा को इतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब उसे रक्षा की मौत का पता चला था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो शुरू से ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। समायरा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अर्नव पर जाती है, जिसके हाथों में खाने की 2 प्लेट्स थी। अर्नव समायरा के पास आकर उसी खिड़की पर वो प्लेट्स रखकर बैठ जाता है और समायरा से कहता है, समायरा, कुछ खा लो। समायरा अर्नव को देखे बिना ही कहती है, मुझे नहीं खाना। अर्नव समायरा के इस जवाब के लिए बिल्कुल तैयार था। वो एक स्पून में खाना लेकर उसे समायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। अर्नव के इंसिस्ट करने पर समायरा को गुस्सा आने लगता है।
वो गुस्से में अर्नव से कहती है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। ये सुनकर अर्नव वो स्पून वापस से प्लेट में रखते हुए कहता है, ठीक है, मत खाओ। मैंने भी सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया है और मैं तो तुम्हारी तरह सुपर ह्यूमन भी नहीं हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए अर्नव भी उसी तरफ देखने लगता है जिधर समायरा देख रही थी। कुछ देर बाद समायरा नोटिस करती है कि अर्नव भी खाना नहीं खा रहा था। ये देखकर वो कहती है, जब तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खा क्यों नहीं रहे हो? अर्नव कहता है, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा, चाहे मैं भूख से मर ही क्यों ना जाऊं। समायरा बहुत रुडली जवाब देती है, एक दिन नहीं खाने से कोई नहीं मरता। अर्नव कहता है, हाँ मैं मरूंगा तो नहीं, बस मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, शायद मैं बेहोश हो जाऊं या फिर मेरी कंडीशन और भी सीरियस हो जाए। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम दोनों आज कुछ नहीं खाएंगे। अर्नव की बात सुनकर समायरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। समायरा को नहीं पता था कि अर्नव उसे खाना खिलाने के लिए बस इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। समायरा अर्नव को डांटते हुए कहती है, तुम अपना खाना खाओ। अर्नव समायरा को इग्नोर करते हुए कहता है, नहीं। समायरा अब स्पून अर्नव की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, खाना खाओ। समायरा की बात सुनकर अर्नव उसे देखने लगता है। समायरा अर्नव की बात समझ जाती है और अपना प्लेट हाथ में लेकर खाने लगती है। ये देखकर अर्नव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपना खाना खत्म कर लेते हैं। अर्नव प्लेट्स लेकर रूम से बाहर चला जाता है और समायरा जाकर काउच में बैठ जाती है। वो अभी भी बहुत उदास थी और अपने ही ख्यालों में खोई थी। कुछ ही देर में अर्नव फिर से समायरा के रूम में आता है। वो आज समायरा को अकेले छोड़ने वाला नहीं था। वहां आकर अर्नव देखता है कि समायरा काउच में बैठे हुए सामने दीवार को देख रही थी। अर्नव समायरा की आंखों में दर्द और उदासी देख पा रहा था। वो आगे बढ़कर समायरा के बिल्कुल नज़दीक जाकर बैठ जाता है। अर्नव को ऐसा करते देख समायरा थोड़ा चौंक जाती है और उससे दूर जाने लगती है। तभी अर्नव समायरा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे हग कर लेता है। इस बार समायरा अर्नव से दूर जाने की कोशिश नहीं करती, उसे अर्नव की बाहों में कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। अर्नव के साथ होने पर समायरा को हमेशा एहसास होता था कि कोई है जो शायद हमेशा उसके साथ रहेगा, किसी भी कंडीशन में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्नव को तो हमेशा से ही समायरा का साथ बहुत पसंद था। कुछ देर समायरा को अपनी बाहों में रखने के बाद अर्नव को उसके शरीर में कोई हरकत महसूस नहीं होती। अर्नव अपनी गर्दन झुकाकर समायरा के चेहरे को देखता है। अर्नव ये देखकर चौंक जाता है कि समायरा अब सो चुकी थी। अर्नव को याद था कि समायरा ने उससे एक बार कहा था कि वो कई साल से सोई नहीं है, लेकिन आज वो अर्नव की बाहों में बहुत आराम से सो रही थी। अर्नव समायरा को बेड पर ले जाकर सुलाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं समायरा को उठाने से उसकी नींद ना खुल जाए। इसलिए अर्नव समायरा को अपनी बाहों में ही सोने देता और खुद उसके सर पर अपना सर रखकर सो जाता है। आगे की स्टोरी चाहिए तो कमेंट करें।